रात के 10:30 बज रहे थे। सुहानी खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठी थी। वह अपने ज़रूरी नोट रात में 11 बजे के बाद ही तैयार करती थी। रात में गली सुनसान हो जाती थी। कभी कभार तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं होता था। सुहानी के कमरे का एक दरवाज़ा बनारस की एक सकरी गली में खुलता था। मकान मालकिन ऊपर की मंजिल पर रहती थी। वे विधवा थी। उनकी इकलौती बेटी अपने पति के साथ इलाहाबाद में रहती थी। नीचे छात्राओं के देने के लिए 3 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। 2 कमरों के दरवाजे अंदर के गलियारे में खुलते थे। उन दोनों कमरों में छात्राएं रहती थी। दरवाज़ा बाहर की ओर खुलने का एक फ़ायदा यह था कि सुहानी को किसी वजह से बाहर से आने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुहानी किसी अनजाने डर से सिहर उठी। उसे लगा कोई गली का लफंगा तो नहीं। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रात 10 बजे के बाद गली की ओर खुलने वाले दरवाजे को किसी ने नहीं खटखटाया था। कभी कभार बगल वाली छात्राएं कुछ पूछने के लिए साइड वाला दरवाज़ा खटखटा देती थी। उन दोनों से वह सीनियर थी, इसलिए वे भी रात में ऐसा कभी कभार ही करती थी। पर जब सुहानी दरवाज़ा खोलो, मैं शिल्पा की आवाज़ सुनाई पड़ी तो सुहानी ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। यह शिल्पा थी, उसके बगल के गांव की एक सहेली। मैट्रिक तक दोनों साथ साथ पढ़ी थी। बाद में सुहानी बनारस आ गई थी। बीए करने के बाद बीएचयू की लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए वह एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रही थी। शिल्पा बगल के कस्बे में ही एक कॉलेज से बीए करने के बाद घर बैठी थी। पिता उसकी शादी करने के लिए किसी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश में थे। अरे तुम इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? हैरान होते हुए सुहानी ने पूछा। बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। कुछ बदहवास और चिंतित शिल्पा आते ही बेड पर बैठ गई। एक गिलास पानी तो ला, बहुत प्यास लगी है। शिल्पा ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़ कर आई थी। सुहानी ने मटके से पानी निकालकर उसे देते हुए कहा, गलियां अभी पूरी तरह सुनसान नहीं हुई है, वरना अब तक तो इस गली में कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। फिर उसने शिल्पा की ओर एक प्लेट में बेसन का लड्डू बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा ले, फिर पानी पीना। लगता है तुम दौड़ कर आ रही हो। शिल्पा ने लड्डू खाते हुए कहा, इतनी सकरी गली में कमरा लिया है कि तुम्हारे यहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। यह तो मैं पिछले महीने ही आई थी, इसलिए भूली नहीं, वरना जाने इतनी रात को अब तक कहाँ भटकती रहती। पहले मैं गर्ल्स होटल में रहना चाहती थी, पर अगल बगल में कोई ढंग का मिल नहीं रहा था, महंगा भी बहुत था। यह बहुत सस्ते में मिल गया। यहाँ बहुत शांति रहती है, इसलिए इम्तिहान की तैयारी के लिए सही लगा, बस आ गई। अगर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाता है तो आगे से वहीं हॉस्टल में रहूँगी। अच्छा, अब तो बता कैसे आई हो? इतना बड़ा बैग लगता है, काफ़ी सामान भर रखा है इसमें। कहीं जाने का प्लान है क्या? सुहानी ने पूछा। हाँ बताती हूँ, अब एक कप चाय तो पिला, शिल्पा बोली। खाना खाया है या बनाऊँ? लेकिन तुमने खाना कहाँ से खाया होगा? घर से सीधे आ रही हो या खाना तो नहीं खाया है? मौका ही नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक दुकान से ब्रेड ले ली थी। अब इतनी रात को खाने की चिंता छोड़ो, ब्रेड चाय से काम चला लूँगी मैं, शिल्पा ने कहा। चाय और ब्रेड खाने के बाद शिल्पा की थकान तो मिट गई थी, पर उसके चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थी। शिल्पा बोली, सुहानी तुम्हें याद है जब हम लोग 9वीं जमात में थे, तब रोशन नाम का एक लड़का 10वीं जमात में पढ़ता था। वही लंबी नाक वाला गोरा सुंदर जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। हाँ, जिसके पीछे कई लड़कियां भागती थी और जिसके पिता की गहनों की मार्केट में बड़ी सी दुकान थी। सुहानी ने याद करते हुए कहा, हाँ वही, पर बात क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो?
वही तो मैं बता रही हूँ। वह 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा कर दुकान पर बैठा दिया। पिछले साल भैया की शादी थी, माँ भाभी के लिए गहनों के लिए ऑर्डर देने जाने लगी तो साथ में मुझे भी ले लिया। मैं गहनों में बहुत काट छाट कर रही थी, इसलिए उसके पिता ने गहने दिखाने के लिए रोशन को लगा दिया। तभी उसने मुझसे पूछा था, तुम शिल्पा हो ना? मैंने कहा था हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? उसने बताया, भूल गई क्या? हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे। मैं उसे पहचानती तो थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई। उस दिन गहनों के ऑर्डर देकर हम लोग घर चले आए। फिर 1 हफ्ते बाद माँ के साथ मैं भी गहने लेने दुकान पर गई थी। माँ ने मुझसे कहा था, दुकानदार का बेटा तुम्हारा परिचित है तो दाम में कुछ छूट करा देना। मैंने कहा था, अच्छा माँ, मैं उससे बोल दूंगी। पर दाम उसके पिताजी ने लगाए। उसने पिता से कहा तो कुछ कम हो गया। घर आने पर मालूम हुआ कि भाभी के लिए जो सोने की अंगूठी खरीदी गई थी वह नाप में छोटी थी। माँ बोली, शिल्पा, कल अंगूठी ले जाकर बदलवा देना, मुझे मौका नहीं मिलेगा। कल कुछ लोग आने वाले हैं। मैं दूसरे दिन जब दुकान पर पहुंची तो रोशन के पिताजी नहीं थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, आओ शिल्पा, बैठो, आज क्या ऑर्डर करना है? मैंने कहा था, कुछ नहीं, बस यह अंगूठी बदलवानी है। भाभी की उंगली में नहीं आएगी, नाप में बहुत छोटी है। यह बोला था, कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो, भाभी के लिए मैं दूसरी दे देता हूँ। मैंने छेड़ते हुए कहा था, बड़े आए देने वाले, दाम तो कम कर नहीं सकते, मुफ्त में देने चले हो? यह सुनकर उसने कहा था, कल पिताजी मालिक थे, आज मैं हूँ, आज मेरा ऑर्डर चलेगा। सचमुच ही उसने वही किया जो कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंगूठी वापस नहीं ली। भाभी के नाप की वैसी ही दूसरी अंगूठी भी दे दी। मैंने डरते हुए कहा था, इसको वापस लेने से इनकार कर दिया। माँ यह सुनकर माँ ने कठोर आवाज़ में पूछा था, किसने? उस सोनार के लड़के या उसके बाप ने? मैंने कहा था, उसके पिताजी नहीं थे, आज वही था। माँ ने कहा था, अंगूठी निकाल दे, कल मैं लौटा आऊँगी। बेवकूफ़, ही तुम नहीं जानती, यह सुनार का छोकरा तुझ पर चारा डाल रहा है। उसकी मंशा ठीक नहीं है। अब आगे से उसकी दुकान पर मत जाना। माँ की बात मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई। पिछली बार जब मैं उसकी दुकान पर गई थी तब तो दाम कम कराने के लिए उसी से पैरवी करवा रही थी। अब जब इतना बड़ा उपहार अपनी इच्छा से दिया तो नखरे कर रही है। सच कहूँ सुहानी, माँ के इस बर्ताव से मेरा रोशन के प्रति और झुकाव गया। उस दिन के बाद से मैं उसकी दुकान पर जाने का बहाना ढूंढने लगी। एक दिन मौका मिल ही गया। बड़े वाले जीजाजी घर आए थे। माँ ने जब भाभी के लिए खरीदे गए गहनों को दिखाया तो वे बोले, सुनार ने वाजिब दाम लगाया है, मुझे भी उपहार में देने के लिए एक अंगूठी की ज़रूरत है। सलोनी की उंगली का नाप आपके पास है ही, इससे थोड़ी अलग डिजाइन की अंगूठी मैं भी उसी दुकान से ले लेता हूँ। माँ ने कहा था, शिल्पा साथ चली जाएगी, दुकानदार का लड़का इसका परिचित है, कुछ छूट भी कर देगा। माँ ने अंगूठी लौटाने वाली बात को जानबूझकर छिपा लिया था। वे नहीं चाहती थी कि मुझ पर किसी तरह का आरोप लगे। मेरी शादी के लिए बाबूजी किसी नौकरी वाले लड़के की तलाश में थे। दूसरे दिन जीजाजी के साथ जब मैं उसकी दुकान पर पहुंची तब रोशन किसी औरत को अंगूठी दिखा रहा था। मुझे देखते ही यह मुस्कुराया और बैठने के लिए इशारा किया। जब जीजाजी ने अंगूठी दिखाने को कहा तो उसके पिताजी ने उसी की और इशारा कर दिया। तभी कोई फ़ोन आया और उसके पिताजी बोले, 2-3 घंटे के लिए मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये लोग पुराने ग्राहक हैं, इनका ध्यान रखना। यह सुनकर रोशन के चेहरे पर मुस्कान चिरक गई। वह बोला, जी बाबूजी, मैं सब संभाल लूँगा। जीजाजी हैं ने
एक अंगूठी पसंद की और उसका दाम पूछा। मैंने कहा मेरा इशारा समझकर रोशन ने कहा, फिर तो जो आप दे दें मुझे मंजूर होगा। जीजाजी ने बहुत कहा, लेकिन यह एक ही रट लगाए रहा, आप जो दे दीजिए ले लूँगा। आप लोग पुराने ग्राहक हैं, आप लोगों से क्या मोल भाव करना है। जीजाजी धर्म संकट में थे। उन्होंने अपना डेबिट कार्ड बढ़ाते हुए कहा, अब मैं भी मोल भाव नहीं करूँगा, आप जो दाम काट लेंगे स्वीकार कर लूँगा। और जीजाजी ने जो सोचा था उससे कम दाम उसने लगाया। उसने हम लोगों के लिए मिठाई मंगाई और जब जीजाजी मुंह धोने वाला मशीन की ओर गए तो वही पुरानी अंगूठी मुझे जबरन थमाते हुए कहा था, अब फिर ना लौटाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। जीजाजी देख ना ले, इसलिए मैंने उस अंगूठी को लेकर छिपा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों मौका निकालकर चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। रोशन से मालूम हुआ कि उसके पिताजी ने पिछले साल उसकी शादी एक अमीर लड़की से दहेज के लालच में करा दी थी। सुंदर है लेकिन गूंगी बहरी है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। माँ का देहांत हो चुका है। पिता ने अपनी जायदाद लड़की के नाम कर दी है। शहर में एक 3 मंजिला मकान भी उसकी नाम से है। उस मकान से हर महीने अच्छा किराया मिलता है। रुपया पैसा उसी के अकाउंट में जमा होता है। पिताजी ने भी गहनों की यह दुकान उसके नाम कर दी है। सुहानी, रोशन मुझ पर इतना पैसा खर्च करने लगा कि मैं उसी की होकर रह गई। यानी तुमने अपना जिस्म भी उसे सौंप दिया। सुहानी ने हैरान होते हुए पूछ लिया, क्या करती? कई बार हम लोग होटल में मिले। कोई न कोई बहाना बनाकर मैं सुबह निकलती और उसके बुक कराए होटल में पहुंच जाती। शुरू में तो काफ़ी हिचकिचाई, पर बाद में उसके आग्रह के आगे झुक गई। फिर सुहानी ने पूछा, फिर क्या? मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और मुझसे शादी कर लेगा। और तुम्हें विश्वास हो गया? उसने जिस प्रकार से कर कहा है, मुझे विश्वास है कि वह धोखा नहीं देगा। अब बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई हो? सुहानी ने उत्सुकता से पूछा। 1 हफ्ता पहले जीजाजी आए थे। उन्होंने बाबूजी के सामने एक लड़के का प्रस्ताव रखा था। लड़का एक सरकारी दफ्तर में है, लेकिन बचपन से ही उसका एक पैर खराब है, इसलिए लंगड़ा कर चलता है। वह मुझसे बिना दहेज की शादी करने को तैयार है। बाबूजी तैयार हो गए। माँ ने विरोध किया तो कहने लगे, एक पैर ही तो खराब है, सरकारी नौकरी है, उसे कई रियायतें भी मिलेगी। जब माँ भी तैयार हो गई तो मैंने मुंह खोला, पर उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो नौकरी मिली नहीं, अब मुश्किल से नौकरी वाला एक लड़का मिला है तो जबान चलाती है। लेकिन बात यह नहीं थी। किसी ने माँ के कान में डाल दिया था कि मेरा रोशन से मिलना जुलना है। माँ को तो उसी समय शक हो गया था जब मैं अंगूठी बिना लौटाए आ गई थी। इधर रोशन मेरे लिए कुछ न कुछ हमेशा खरीदता रहता था। अब घर में क्या क्या छिपाती मैं, कोई ना कोई बहाना बनाती, पर माँ का शक दूर ना होता। वे भी चाहती थी कि किसी तरह जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, ताकि समाज में जन की नाक ना कटे। माँ का मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने मुझे गांव से बाहर जाने की मनाही कर दी। उधर बाबूजी ने जीजाजी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। लड़के ने मेरा फोटो और बायोडाटा देखकर शादी करने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया। बिना मुझसे सलाह लिए माँ बाबूजी ने अगले महीने मेरी शादी की तारीख भी फिक्स कर दी है। माँ बाबूजी की यह रवैया मुझे नागवार लगा, इसलिए मैं रोशन से इस संबंध में बात करना चाहती थी। मैं उसके साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल से किसी तरह दवा लाने का बहाना कर के मैं गांव से निकली। फ़ोन पर रोशन को सारी बातें बताई। उसने कहा कि मैं रात में बनारस पहुंच जाऊं, सुबह वहीं से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। उसने रिजर्वेशन भी करा लिया है। उसका एक दोस्त वहाँ रहता है। मुझे दोस्त के पास रख कर यह लौट आएगा, फिर पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। ओह, तो तुम मुंबई जाने की तैयारी करके आई हो? सुहानी ने कहा।
शिल्पा तुम समझदार हो, इसलिए तुमको मैं समझा तो नहीं सकती, और फिर अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक सभी को है, पर हम आपस में इस बारे में बात तो कर ही सकते हैं, जिससे सही दिशा मिल सके और तुम समझ पाओ कि जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो रहा है। बोल सुहानी, समय कम है, मुझे सुबह निकलना भी है। यह तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, पर मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। शिल्पा की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अच्छा शिल्पा, रोशन के पिता से गहनों की कीमत में छूट कराने के लिए तुम्हें रोशन से कहना पड़ा था ना। रोशन से तुम्हारी जान पहचान भी नहीं थी, सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे साथ रोशन भी एक ही स्कूल में पढ़ता था। रोशन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में था, जिसे खर्च करने के लिए उसे अपने पिता की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। यह भी सही है, रोशन की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। गूंगी बहरी होने के चलते अपनी पत्नी को वह पसंद नहीं करता था। कहीं न कहीं उसके मन में किसी दूसरी सुंदर लड़की की चाह थी। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कई बार उसने ऐसा कहा था, लेकिन तुम जिरह बहुत अच्छा कर लेती हो। देखना तुम अच्छी वकील बनोगी। यह खुद जवान और सुंदर है और तुम भी उसकी सुंदरता की ओर खींचने लगी। यह भी सही है। फिर अब तो तुम मानोगी कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शारीरिक सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी, और पहली ही झलक में उसने तुम में अपनी पत्नी की चाह की संभावना तलाश ली होगी। और जब तुमने उसकी सोने की महंगी अंगूठी स्वीकार कर ली, तब वह हो गया कि अब तुम उसके जाल में आसानी से फंस सकती हो। फिर वही हुआ, अपने पैसे का रोशन ने भरपूर इस्तेमाल किया और तुम पर बेतहाशा खर्च किया, जिसके नीचे तुम्हारा विवेक भी मर गया। तुम्हारी समझ कुंठित हो गई और तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन गंवा दिया, जिसे कुंवारापन कहते हैं। शिल्पा के माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। बोल सुहानी, बोल, अपने मन की बात खुलकर मेरे सामने रख। शिल्पा उत्सुकता से उसकी बातें सुन रही थी। शिल्पा, अब जिस शख्स सुख के लिए नई बाधी एक इंतजार करता है, वही उसे जाके पहले ही मिल जाए और उसे यह विश्वास हो जाए कि अपने पैसों से तुम्हारी जैसी लड़कियों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वह अपनी पत्नी को तलाक देने और दूसरी से शादी करने का झंझट क्यों मोल लेगा। फिर वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी की बदौलत ही उसके पास इतनी दौलत है, और उसे तलाक देते ही वो इस जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा, मुकदमे का झंझट होगा। इसलिए मुझे तो लगता है तुम किसी बड़ी साजिश की शिकार होने वाली हो। तुमसे उसका मन भर गया है, अब वह तुम्हें अपने दोस्त को सौंपना चाहता है। नहीं नहीं, अचानक शिल्पा के मुंह से चीख सी निकली। पर इस सब में केवल रोशन ही कसूरवार नहीं है, तुम भी हो। तुमने क्या सोचकर अंगूठी अपने जीजाजी और माँ से छिपाई? जीजाजी के सामने ही क्यों नहीं कहा कि रोशन यह अंगूठी तुम्हें उपहार में दे रहा है? माँ को भी क्यों नहीं बताया कि लाख मना करने पर भी रोशन ने अंगूठी नहीं ली? अगर तुमने ऐसा किया होता तो फिर रोशन समझ जाता कि उसने गलत जगह अपनी गोटी डाली है और वह आगे बात ना बढ़ाता। जवानी और पैसे में तुम्हारी मति मारी गई थी। तुम गलत को सही और सही को गलत समझने लगी थी। तुम्हारी माँ गहनों में छूट चाहती थी। हर ग्राहक की चाहत सस्ते खरीदने की होती है, उनकी भी थी, लेकिन माँ नाजायज कुछ नहीं चाहती थी। उन्होंने धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उनको रोशन की अंगूठी देने के पीछे की मंशा पता चल गई थी, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी। अब तुम्हारी शादी जिस लड़के से तय हुई है, तुम उससे बात करती, उसके स्वभाव व्यवहार और चरित्र का पता लगाती। अगर पसंद नहीं आता तो साफ इनकार कर देती। यह एक सही कदम होता। इसके लिए कई लोग तुम्हारी मदद में आगे आ जाते, तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहता और मनोबल भी ऊंचा। शिल्पा बोली, एक गिलास पानी पिला तू। अब मैं सब समझ गई हूँ, कल घर लौट जाऊंगी।
माँ से बोल दूंगी। आगे की पढ़ाई के लिए समझने में सुहानी के पास थी। माँ पूछेगी तो तुम भी यही कह देना। सुहानी ने कहा, कल सुबह मैं चाची को फोन करके बता दूंगी। रोशन को अभी तुम बोल दो, अभी यह भी सोया ना होगा, बनारस आने की तैयारी में लगा होगा। उससे कहो कि मैं अब गांव लौट रही हूँ। माँ बाबूजी का दिल दुखाना नहीं चाहती, तुम्हारा घर तोड़कर किसी की आह नहीं लेना चाहती। मुझे पूरा भरोसा है कि रोशन खुश होगा, कि बला उसके सिर से टलेगी। सुहानी ने सही ही कहा था। रोशन अभी जाग रहा था और थोड़ी देर पहले ही मुंबई वाले अपने दोस्त से कहा था, यार अब इस बला को तुम संभालो, वह सुंदर है, खर्च करेंगे तो तुम्हारी हो जाएगी। जब मन भर जाएगा तो कुछ देकर उसके गांव वाली ट्रेन पर बिठा देना। अब मुझे एक दूसरी मिल गई है। रोशन ने एक छोटा सा जवाब दिया था, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं रिजर्वेशन कैंसिल करा देता हूँ। शिल्पा का मन अब हल्का था। तू तो अब एक काम और कर सुहानी, क्यों ना आज ही घर में फ़ोन कर दे। अभी रात के 12 बजे हैं। माँ बाबूजी बहुत चिंतित होंगे। मैं चुपके से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा बोलती हूँ सुहानी, शिल्पा की माँ को समझा रही थी। चिंता ना करे आंटी जी, शिल्पा मेरे पास आ गई है। यह आगे पढ़ना चाहती है। आपने उसको घर से निकलने पर बंदिश लगा दी थी ना, इसलिए वो उसे बताकर निकलना चाहिए। अच्छा प्रणाम, शिल्पा सो गई है, कल सुबह बात कर लेगी। फोन कट गया। शिल्पा को अपने किए पर पछतावा तो था, पर आगे साजिश में फंसने से बच जाने की खुशी भी थी। साथ ही अपनी सहेली सुहानी पर गर्व भी था। दोनों सहेलियां बात करते करते सो गई और ऐसे वैसे समझाकर अपनी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।